Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about our topic है जो पॉलिटिकल से रिलेटेड है और इसमें हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे आप बोलते हो दल बदल विरोधी कानून। और इसका रिलेशन देखेंगे राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी जो जोरों पे चल रहा है, ये हमारे लिए पॉलिटिकल बेसिस पे बहुत ज़रूरी है और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये कानून कब लाया गया था। तो ये कानून लाया गया था 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान और 52वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52 के द्वारा 10th शेड्यूल जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून को जोड़े गए। अब दल के आधार पर जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही थी उस केओस को रोकने के लिए कुछ उपबंध बनाए गए और अब दल को बदलना इतना आसान नहीं रह गया था। 1985 से पहले कुछ ऐसे वाक़या देखने को मिले, जैसे 1967 में हरियाणा सरकार में एक ही दिन में गयाराम नाम के व्यक्ति के द्वारा एक ही दिन में 3 पार्टियों को चेंज कर दिया गया। तो ये एक ही दिन में 3 पार्टियों को चेंज करने का जो राजनीतिक जो प्रचलन था वो बहुत जोरों पे था। 2 या 3 सालों में पार्टियां चेंज हो रही थी। तो इस अस्थिरता को दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने पहल की और उसमें 52 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कुछ कानून जोड़े गए। अब इसके द्वारा भी कुछ लूपहोल्स थे, उनका यूज करते हुए साइड वेज में भी ये दल को बदलना जारी रहा। लेकिन फिर 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में लागू किया गया था उसमें भी कुछ लूपहोल्स थे, उन्हें दूर किया गया। ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 52 अमेंडमेंट के कुछ उपबंध कौन कौन से थे। तो आप मान लीजिए आप किसी रूलिंग पार्टी के हैं और उस रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स को जब डिस्क्वालीफाई करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, जब वो हर दल चेंज करके जाते हैं। तो आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि हम हमारी कंट्री की बात करें जहाँ पे 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो इसमें से जो रूलिंग पार्टी जीत के जाती है और उसके जो मेंबर हैं वो हाउस में बैठते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट या फिर असेंबली हो। अगर वो जीतने के बाद में पार्टी चेंज करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और साथ में निर्दलीय सदस्यों के लिए भी ये लागू होता है। अगर वो भी जीतने के बाद में अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी सदस्यता भंग कर दी जाती है। जबकि नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं उन्हें 6 महीने की छूट दी जाती है। अगर 6 महीने के बाद में वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये दलों को बदलने का जो रूल था, जो राजनीतिक प्रलोभन, राजनीतिक पदों के प्रलोभन या फिर आर्थिक प्रलोभनों से जो चेंज किया जाता था, वो डिस्क्वालिफिकेशंस उस मापदंडों को याद में रखते हुए डिस्क्वालिफिकेशन करने शुरू कर दिए गए। अब हम देखेंगे कि इसमें छूट दी गई थी कुछ को, जैसे अगर आप रूलिंग पार्टी के 1/3 सदस्य जिसे छोड़ के अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टी में स्प्लिट यानी कि टूट। तो पहले ये था कि किसी भी रूलिंग पार्टी की 1/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान उनकी जो एमएलए और एमपी पद बरकरार रहता था, उनकी सदस्यता भंग नहीं की जाती थी। ठीक है। और साथ में पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके लिए भी इसमें छूट दी गई थी, बशर्ते वो अपना कार्यभार समाप्त होने के बाद में जिस पार्टी से रिलेटेड थे उसी को ज्वाइन कर लें। ठीक है। अब जो 1/3 सदस्य हैं, ये कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम सीटें होती हैं, जैसे गोवा जहाँ पे 30 से 60 तक सीटें होती हैं, उनकी 1/3 सदस्यों की गणना करें तो हम यहाँ पे 10 और 20, तो इतने एमएलएस को आप किसी भी टाइप का प्रलोभन देके अपनी स्प्लिट पार्टी में तोड़ सकते हैं। तो उससे भी कई सारे जो केओस थे वो जारी रहे, पार्टी में दल बदल जारी रही, क्योंकि 1/3 सदस्य कई जगह ऐसे छोटे क्षेत्रों में बहुत सिंपली टूट जाते थे। इस चीज का हल किया गया अगेन 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जिसमें 1/3 नियम जो स्प्लिट होते थे सदस्य, उस नियम में छूट को हटा दिया गया। अब 1/3 की जगह 2/3 कर दिया गया। अब
2/3 बहुत ही अधिक अमाउंट हो जाती है। अगर आप किसी भी रूलिंग पार्टी में 120 सदस्य मानते हैं, जो कि अब सरकार बनाई हुई है, अगर उसमें 2/3 जाने का मतलब होता है 80 मेंबर, जो 80 मेंबर्स इज वेरी मच काउंट। तो इतने मेंबर को आप ना तो आर्थिक प्रलोभन दे सकते हैं, नहीं राजनीतिक पदों का प्रलोभन दे सकते हैं। तो इससे किसी पार्टी में स्प्लिट नहीं होगी, तो इससे राजनीतिक स्थिरता जारी रहेगी। लेकिन इसका भी लूप होल और बना लिया गया, साइड बेस में इसका भी दुरुपयोग किया जाने लगा। अब हम उसके बाद में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एमएलए और एमपी का हम डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है वो आपके स्पीकर के द्वारा। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और जितने भी हाउस के स्पीकर्स के द्वारा इसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से जो मामले थे उनका अंतिम निर्णय किस पे था? स्पीकर्स पे होता था। तो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही सदस्य होते हैं, तो वो अपनी रूलिंग पार्टी को ही उन्हीं के मामले में वो फैसला सुनाते हैं, उन्हीं के पक्ष में। तो यहाँ पे इम्पार्शियल उनका डिसीजन होता है। इसीलिए पहले न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन किहोतो होलोहोन मामला 1993 में न्यायालय में इससे जुडिशरी रिव्यू में शामिल कर लिया गया। यानी कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है मेंबर, तो उसे न्यायालय में जाके रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। अब जो नियम बनाने की शक्ति होती है 10वीं अनुसूची से संबंधित उपबंधों में, उसमें अध्यक्ष को प्राप्त है अंतिम शक्ति, और वो किसी भी नियम को बनाने के लिए 30 दिन के अंदर हाउस के अंदर आपको अनुमोदन पहले से देना पड़ता है। ठीक है। अब दल बदल से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें होती हैं वो तुरंत नहीं होती हैं, ना ही इफेक्टिवली वे में वर्क करती हैं। इसमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक मेंबर जिसके खिलाफ शिकायत मिलती है उसके लिए विशेषाधिकार समिति बनाई जाती है। सारे मापदंडों का क्रियान्वयन करके उस पर्सन की को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में ही ये डिस्क्वालिफिकेशंस किए जाते हैं। ठीक है। तो अब इस अधिनियम का मूल्यांकन करें, क्या इसके लाभ है और क्या इसकी हानि है, यानी कि क्या क्यों इसकी आलोचना की जाती है। तो इस कानून में राजीव गांधी जब सरकार में आया था, उन्होंने बताया था कि सार्वजनिक जीवन में सुधार का पहला कदम है, क्योंकि हर 2 या 3 साल में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, बार बार सरकारें चेंज होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आम जन पे और उससे रिलेटेड जितने भी संबंध होते हैं उन पे पड़ता है। इसका लाभ देखें तो देखिए, राजनीतिक संस्था में स्थिरता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसमें स्थिरता आती है। पूर्ण समूहन की सुविधा है, अगर 2/3 मेंबर जाना चाहते हैं, वो अपनी रूलिंग पार्टी के हुए निर्णयों से असंतुष्ट हैं तो वो जा सकते हैं। निर्वाचन पर खर्च नहीं होता है, इससे भ्रष्टाचार कम होता है, क्योंकि 2/3 मेंबर्स को खरीदना या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, और इससे दलों को संवैधानिक पहचान भी मिलती है। अब इसकी आलोचनाएं देखें। ठीक है। तो आलोचना में होती है इसके असहमति और दल परिवर्तन का अंतर नहीं समझाया गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन में दिया जाता है कि अगर आप कोई बिल लेके आते हैं, जैसे हाउस में कोई भी बिल आता है, उस बिल में किसी भी पार्टी के सभी मेंबर्स को दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि या तो उसमें यस करना है या फिर नो करना है। अगर आपने पार्टी के अपोजिट वहाँ पे मतदान दिया तो आप तब भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अपने पद से। तो यहाँ पे जो एक स्वयं विवेक है, उसकी स्वयं लोकतंत्रता है एमएलए एमपी की, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। वो पार्टी की जो एक तरह से पार्टी की सत्ता धारिता चलती है। तो यहाँ पे छोटे दल परिवर्तनों पर रोक लगाने की ट्राई की गई है, जबकि बड़े दल परिवर्तनों को बढ़ावा दिया गया है। निर्दलीय और नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव है। यहाँ पे अध्यक्ष पर निर्णय की जो निर्भरता है, जो कि अध्यक्ष है किसी भी रूलिंग पार्टी का एक सदस्य होता है, तो वो हमेशा अपनी पार्टी का ही की ओर ही फैसला देगा। तो वहाँ पे वो इम्पार्शियल नहीं होता है, वहाँ पे उसका जो निर्णय हुआ वो भेदभावपूर्ण रहेगा। अब इसमें प्रावधान किए गए दल बदल विरोधी संबंधित कुछ प्रावधान है, वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ये आर्टिकल 75 बोलता है।
और यही आपके विधानमंडल में भी होता है, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 12 से कम नहीं होगा और कुल विधानमंडल की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि अगर कोई भी डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट है, एमएलए या एमपी है, वो कोई भी मंत्री पद ग्रहण नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 164 में भी राज्य विधानमंडल के एमएलए पे भी ये कानून लागू होता है। ओके, उन्हें कोई भी राजनीतिक पद जो लाभ के राजनीतिक पद है वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे अगर वो डिस्क्वालीफाई हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 सदस्य एक तय नहीं है। ठीक है, अगर 2/3 सदस्य स्प्लिट करके जाते हैं पार्टी को तो वहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होंगे। तो 2/3 सदस्य जाएंगे तो उनकी जो सदस्यता है वो बनी रहेगी। अब ये जो अनुच्छेद है ये राज्य विधानमंडल या फिर केंद्रीय जो हाउसेस होते हैं उनमें सीटों की निर्वाचन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। 101, 102, 190 या फिर 151। हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे एमपी में देखने को मिला। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो 2/3 स्प्लिटिंग वाला जो रूल है उसका भी साइड पेज कैसे बना लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 230 थी एमपी में सीट, एमपी असेंबली में सीट यानी कि एमपी विधानसभा में। अब यहाँ पे 2 थी वो वेकेंट थी यानी कि उनके शायद एमएलए की डेथ होने की वजह से 230 में से 2 वेकेंट रहेगी तो 228 उसकी स्ट्रेंथ थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 इसमें बहुमत कितने पे आएगा, मेजोरिटी आएगा इसमें जितनी सीटें होती हैं उसका हाफ +1 यानी कि 114 + 1। ठीक है, यानी कि 115 पे मेजोरिटी आएगी और जिसे 115 मिल जाएंगे वो ही पार्टी वहाँ पे सरकार बनाएगी। तो एमपी में 114 कांग्रेस की थी, 7 कांग्रेस के ने गठबंधन करके छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन करके बना ली, जबकि बीजेपी की 107 थी। तो टोटली 121 आ गई यानी कि 115 का आंकड़ा कांग्रेस पार कर रही थी तो उन्होंने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई, कमलनाथ सरकार बनाई। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 22 जो एमएलए थे उनको ले जाया गया। अब वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में तो ज्वाइन नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ पे एंटी डिफेक्शन रूल लगता, उनकी जो एमएलए जो पद था वो उनका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। तो वो बीजेपी में जाते तब उनका एमएलए पद काउंट नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, और ना ही वो केंद्र में कोई भी मंत्री पद ग्रहण कर पाते क्योंकि यही एंटी डिफेक्शन रूल कहता है। अब यहाँ पे 121 में 2/3 ये मेंबर लेके जा नहीं सकते हैं। ठीक, कितने हो गए हैं, यानी कि 80 के आसपास मेंबर ये लेके जा नहीं सकते, यानी कि एमएलए 80 में एमएलए को आप क्या पद दोगे, क्या ऐसा प्रबंध दोगे, तो 80 तो जा नहीं सकते हैं। अब वो अपने साथ लेके गए थे 22। अब उन्होंने क्या किया, देखिए साइड वेज होता है 2/3 वाले रूल का, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देना कानूनन हक है, वो अपने को अयोग्य समझता है या फिर कोई कारण रीजन की वजह से वो इस्तीफा दे रहा है। अब 228 में से अगर आप 22 में इस्तीफा दे दिया तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि अब इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 206 सीटों पे बहुमत आपको लेके आना है। ठीक है, अब 206 पे बहुमत कैसे आएगा, यानी कि 206 का आधा 103 + 1 यानी कि 104 सीट जिसकी हैं वही वहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी, वही पार्टी बनाएगी। अब यहाँ पे देखिए 104 किसकी थी, 107 बीजेपी की है जो कि मेजोरिटी मार्क को क्रॉस कर रहा है, जबकि कांग्रेस में 114 121 थे, 121 में से आपके 22 निकल गए तो कितने बचे 99 एमएलए जो कि 104 की मेजोरिटी से कम है। अब बीजेपी यहाँ पे बहुमत में आ गई तो उन्होंने अपनी शिवराज चौहान वाली वहाँ पे सरकार बना ली। अब जो 22 वेकेंट रही हैं उनका क्या होगा, उन पर वापस से उपचुनाव होंगे और अगर मान लीजिए यहाँ पे वापस से अगर 15 सीट 15 या फिर ज़्यादा मेजोरिटी में अगर कांग्रेस की सीटें आ जाती हैं तो फिर वापस से सरकार बनेगी, वापस से फ्लोर टेस्ट होगा और जो बहुमत क्रॉस करेगा वो ही सरकार बनाएगा। लेकिन तब तक के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्हें केंद्र में कोई भी मंत्री पद दे दिया जाएगा या फिर वो बीजेपी से पार्टी दूसरी ज्वाइन करके अपना वापस से एमएलए चुनाव लड़ेंगे। तो ये है, ये हाउस की स्ट्रेंथ कम कर दी गई है 2/3 रूल के बाद में। अगर हम राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस की देखें तो राजस्थान में 200 सीट थी। 200 सीट में अगर हम बात करें
जब गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की तो उसमें 124 सीट है इनकी और 76 है अपोजिशन यानी कि बीजेपी की। तो 124 और 76, ठीक है। अब यहाँ पे सचिन सर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि वो 22 से भी अधिक, यानी कि शुरुआत में बताया गया था कि वो 30 तक विधायक अपने साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वो पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, उन्हें अपने पद से, जैसे एमपी में हुआ है, हाउस की स्ट्रेंथ कम करने के लिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 200 में से 30 चाहते हैं तो आपके हाउस की स्ट्रेंथ हो जाएगी 170। अब यानी कि आपको मेजोरिटी मार्क कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 170 का आधा 85 + 1 यानी कि 86 आपको सीटें लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन अब यहाँ पे 30 अगर कांग्रेस से जाते हैं तो 124 में से 30 गए, तब भी आपके पास 94 बच रहे हैं और अभी भी कांग्रेस यहाँ पे मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर रही है, जबकि 76 है। तो यहाँ पे बहुत अंतर है, 124 और 76 में अंतर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। 48 एमएलएस का यहाँ पे फर्क है, तो जो कि बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है आप इन्हें कोई भी पद देके या फिर कोई भी आर्थिक प्रलोभन देके मिलाने का। तो इसीलिए यहाँ पे अब देखते हैं आगे यहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है उसमें क्या इसका फ्यूचर होने वाला है। लेकिन इसीलिए अगर ये ज्वाइन करते हैं तो इन्हें इस्तीफा देके ही हाउस की स्ट्रेंथ कम करने की ट्राई की जाएगी, ठीक है। जो कि मेजोरिटी मार्क है वो बीजेपी कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी 76 से ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से 2/3 जो स्प्लिटिंग वाला रूल था कि किसी रूलिंग पार्टी के 2/3 एमएलए या फिर एमपीज जाते हैं तो वहाँ पे वो वैलिड होता है, उनका एमएलए और एमपी पद बना रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 124 का 2/3 निकालें तो समथिंग 80 से ऊपर होगा, 80 एमएलए जाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो इसलिए इस रूल का अच्छा यूज़ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं। जैसे अगर आप कोई भी बिल आता है, किसी भी बिल में अगर आपकी पार्टी जो डिसाइड करती है, अगर आप जैसे मान लिया आप कांग्रेस के हैं एमएलए और कोई भी बिल है, आपकी दिशा निर्देश दिया है पार्टी ने कि आपको यस करना है मतदान में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, नो करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपोजिट अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको यस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसकी आलोचना भी होती है, ठीक है। दूसरा बात करें, अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मत रख सकते हैं अगर आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रभावकारी बनाने के लिए अभी इसमें और भी चेंजेस लाने चाहिए। चलिए भविष्य में देखते हैं इसका क्या, इसके में चेंज आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे कंपटीशन लेवल पे इतना ही जानना जरूरी है एंटी डिफेक्शन रूल का। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा 2/3 रूल को किस तरह से इन्होंने कम किया है स्ट्रेंथ कम करके। तो थैंक्स गाइस।